chapter number 5, and the name of this chapter is The Revolt of 1857. Now, this is an important landmark in the history of India. जैसे आप लोगों को मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद ब्रिटिश कंपनी जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट, सिर्फ और सिर्फ पैसा देखती थी, अब उसने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर करने के बाद, वो लड़ाई करने के बाद और वो लड़ाइयां जीतने के बाद उसने सारा कब्जा कर लिया था अब बंगाल की टेरिटरी के ऊपर। और अब उसके मन में लालच आ चुका था और वो पूरे देश के ऊपर हल्के हल्के करके कब्जा करना चाहती थी, जिसके लिए फिर हमने बाद में पढ़ा था कि एंग्लो मैसूर वॉर हुई टीपू सुल्तान के साथ, हैदर अली के साथ। और एंग्लो मैसूर वॉर के बाद निजाम ऑफ हैदराबाद तो जाकर के अंग्रेजों के साथ ही मिल गए थे और इस वजह से निजाम की टेरिटरी सेफ टेरिटरी थी, अंग्रेजों ने उसके ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी निजाम अपने आप को अंग्रेजों के नीचे ही मानते थे। फिर एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हमने पढ़ा एंग्लो मराठा वॉर हुआ। एंग्लो मराठा वॉर में मराठास ने बहुत टफ चैलेंज दिया अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को, लेकिन मराठास की अपनी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उसकी वजह से मराठास हार गए एक एक करके, और सारा एरिया मराठा वाला, चाहे वो ग्वालियर वाला एरिया हो, चाहे वो गोलकुंडा वाला एरिया हो, चाहे राजपुताना एरिया हो, ये सारा एरिया उनके कब्जे में हल्के हल्के करके आ गया। और फिर हमने देखा कि सिख के साथ उनकी लड़ाई हुई और सिख वॉर हुआ, जिसमें सिखों को हराकर भी, यानी सिख एम्पायर को भी हरा करके अंग्रेजों ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, सिंध के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को उस किले के अंदर ही, यानी रेड फोर्ट के अंदर ही लिमिट कर दिया कि आप इसके अंदर ही रहेंगे और यही आपकी टेरिटरी है। इसके बाहर, इस किले के बाहर की जितनी भी जमीन है वो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आती है। और बहादुर शाह जफर के नाम पर अब अंग्रेज रूल कर रहे थे। अब लगभग लगभग इस बात को 1757 में माना जाता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, सो 1757 में जो है वो अंग्रेजों का प्रॉपरली रूल शुरू हुआ था। क्योंकि रूल करने की शुरुआत, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो रूल करने की शुरुआत स्टार्ट हुई थी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद। इससे पहले पहले हमेशा अंग्रेज रूल नहीं कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। ट्रेड मतलब बिजनेस कर रहे थे। यहाँ पे आते थे, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोलते थे, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किले खोल दिया करते थे, किले बना दिया करते थे। जैसे हमने फोर्ट विलियम के बारे में पढ़ा, और आगे कैलकाटा वाला एक फोर्ट था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आपको याद होगा, वो पढ़ा। तो तब तक जो था वो ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे, लेकिन 1757 में ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू कर दिया और उसके 100 साल तक वो अलग अलग जगहों पर रूल करते गए, लगभग लगभग पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को उनके रूल की वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई। शशांक, you had asked one question, please send me the question again. The reason is that I was disconnected from this meeting for a minute, and that is why now that message is not appearing on my screen. So please resend your message so that I can respond to you. All right, so I was telling you people कि 100 साल तक अलग अलग लोगों को बहुत बुरी तरीके से परेशानी झेलना पड़ी। हमने देखा मराठास डिस्टर्ब थे। आपको याद होगा, दो पॉलिसीज लगाई थी अंग्रेजों ने। एक पॉलिसी थी दूसरी जगह पे कब्जा करने के लिए, एक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस वाली। सब्सिडरी अलायंस में उन्होंने क्या कहा था कि वो राजा जो हमारी सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेंगे उनके ऊपर हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन सब्सिडरी अलायंस की कुछ शर्तें हैं, जिसमें से 3 प्रमुख शर्तें ये थी कि उनको एक रेसिडेंट ऑफिसर, अंग्रेज रेसिडेंट ऑफिसर रखना पड़ेगा अपने किले के अंदर। और ओके कांची, आई विल अपलोड टुडेज मीटिंग रिकॉर्डिंग। सेकंड, सब्सिडियरी अलायंस की सेकंड कंडीशन क्या थी कि उनको आर्मी को अपनी डिसबैंड करना पड़ेगा, यानी ब्रिटिश आर्मी अब रहेगी किले के अंदर और राजा को अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा। और तीसरा कि ब्रिटिश के अलावा कोई और कंट्री का ट्रेडर उनकी टेरिटरी से नहीं गुजर सकता, नहीं आ सकता, और अगर गुजरेगा तो फिर उस केस में हमला कर दिया जाएगा उस टेरिटरी के ऊपर जिस टेरिटरी ने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करी है। अब हो क्या रहा था कि सब्सिडियरी अलायंस जो जो राजा एक्सेप्ट कर लिया करते थे उनके लिए वो बहुत बेइज्जती की बात होती थी, क्योंकि फिर वो एक तरीके से अंग्रेजों के गुलाम हो जाते थे। लेकिन अगर नहीं करें एक्सेप्ट, तब अंग्रेज हमला कर देते थे डायरेक्ट। इसके अलावा एक और बुरी पॉलिसी अंग्रेजों ने चलाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सब्सिडियरी अलायंस के बाद एक और पॉलिसी थी जिसे कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वो ये था कि कोई राजा अगर अपने असली बेटे के बिना उसकी डेथ हो जाती है, यानी उसका कोई नेचुरल हायर नहीं बचता है, यानी उस राजा का कोई सगा बेटा अगर नहीं है, तो फिर उस केस में वो उस राजा की टेरिटरी को अंग्रेज सीज कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे।
Shashank, beta, send me your message again. Please don't raise your hand because it's convenient for me to respond on messages. Read out your messages and then respond. सो अभी तक इतनी बात हमने क्लियर कर दी कि सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी वजह से राजाओं को बहुत बुरी बेइज्जती झेलना पड़ती थी। सेकंड, हमने ये भी पढ़ा कि अलग अलग टेरिटरीज में चीट करके कब्जा कर लिया था, तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी नाराज बैठे हुए थे। थर्ड, पेजेंट्स और आर्टिशंस के साथ हमने पढ़ा था कि किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा था, टैक्सेशन को इतना ज्यादा हाई कर दिया था, इतने ज्यादा हाई रेवेन्यूज जनरेट करना चाहते थे अंग्रेज, जिसकी वजह से जितने भी पेजेंट्स थे, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना द पेजेंट्स एंड द राज, जिसमें हमने देखा था कि पेजेंट्स की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। पैसा पे करते करते इतनी हालत खराब हो गई थी कि बंगाल फैमिन आया, और ऐसे ही दुनिया के देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार भूखमरी से लोगों की डेथ्स होने लगी, जिस वजह से लोग अब बहुत गुस्सा थे अंग्रेजों से। तीसरी बात हमने पढ़ा था, ट्राइबल्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। ट्राइबल से उनकी जमीन, जिसपे वो हमेशा से रूल करते आ रहे थे, उनकी जमीनें छीन ली गई, जमींदारों के हवाले कर दी गई, और जमींदार बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे ट्राइबल्स को। फिर ट्राइबल्स ने अपना रिवोल्ट शुरू किया, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि संथल रिवोल्ट हुआ। संथल रिवोल्ट के बाद हमने पढ़ा था कि मुंडा रिवोल्ट हुआ, और फिर खासी रिवोल्ट हुआ। तो ये सारे रिवोल्ट्स आप ये दर्शाते हैं, और ये सारी चीजें जो मैंने अब तक आपको बताई शुरू से लेके आखिर तक, यानी कि सेकंड चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक जितनी चीजें हमने पढ़ी, वो सारी चीजें दर्शाती हैं कि ब्रिटिशर्स अब बुरे तरीके से इंडियंस को कुचलकर, इंडियंस की भावनाओं को कुचलकर अपना रूल किसी भी तरीके से स्टैब्लिश करके अपनी सुप्रीमेसी चाहते थे, अपने आप को सबसे सुपीरियर रखना चाहते थे, और अब उनको मजा आने लगा था रूल करने में। सब ट्रेड से ज्यादा उनका इंटरेस्ट रूल करने में बढ़ गया था, और अब उनको कैसे भी करके अपना अपना साम्राज्य, अपने एम्पायर को और बड़ा करते जाना था, उसको और विस्तार करते जाना था, और सबके ऊपर कब्जा करते जाना था। जब 100 साल गुजर गए और इंडियंस बुरे तरीके से परेशान हो गए, तब सारे इंडियंस मिले। लेकिन शर्त इसमें यह है कि सारे इंडियंस नॉर्थ इंडिया के, और नॉर्थ इंडिया में भी खास खास तौर पर हमारा यूपी वाला जो एरिया है, यूपी, दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज के लोग परेशान जब हो गए, त्रस्त जब हो गए बुरे तरीके से, तब उन्होंने एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गए, और यूनाइट होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, लड़ाई करी, अंग्रेजों को मारा, अंग्रेजों की बिल्डिंग्स को जलाया, और ये बता दिया कि आज से हमने रिवोल्ट शुरू कर दिया है, आज से हमने अंग्रेजों के खिलाफ अपना रिबेल शुरू कर दिया है, अब हम रिबेलियन हो चुके हैं। रिबेल या रिबेलियन कहा जाता है कि जब आप किसी स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी स्टैब्लिश्ड लीडर के खिलाफ हथियार उठा के उसके उसके खिलाफ बोलना शुरू करते हो या हमला करना शुरू करते हो, तो उसे रिबेल कहा जाता है। और इसीलिए रिबेलियन ऑफ 1857 हमारी हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इसके पीछे मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक कहानी सुनाना चाहता हूं छोटी सी, और उस कहानी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले शशांक का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शशांक का कहना है, सर व्हेन दीज ऑल पॉलिसीज वर फॉलोड बाय ब्रिटिश, देन व्हाई द इंडियंस वर नॉट फॉलोइंग दीज पॉलिसीज ऑन ऑन ब्रिटिश ओनली। फिर इसको थोड़ा सा और क्लियरली क्लैरिफाई करिए शशांक, कि इंडियंस ब्रिटिशर्स पे ये पॉलिसी अप्लाई नहीं कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ। पहली बात यह है कि हमें अब तक ये समझना पड़ेगा कि अब तक इंडियंस जो थे वो अपने आप को इंडियंस नहीं कहते थे, बल्कि अलग अलग किंगडम्स में बटे हुए थे। सो मराठास का अपना किंगडम्स था, मुगलों का अपना किंगडम था, नीचे आप देखेंगे तो साउथ इंडियन एम्पायर, चोलास, चीरास वगैरह, ये अलग तरीके से रूल करते थे। विजयनगर एम्पायर, इन लोगों की अपनी एम्पायर थी। सिख एम्पायर अलग था। जो सिंध वाले एरिया में लोग थे वो अलग तरीके से अलग एम्पायर था। यानी अभी तक जितने भी इंडियंस थे वो अपने आप को इंडियन नहीं कहते थे, बल्कि वो अपने आप को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके अपने अपने आप को अपने किंगडम से रिलेट करके देखा करते थे। इसी वजह से हम लोग बटे हुए थे, अंग्रेजों ने और ज्यादा बांटना शुरू कर दिया। डिवाइड एंड रूल कहा जाता है इसको। जब अंग्रेजों ने हमें डिवाइड किया, हमें जिस आधार पे डिवाइड कर सकते थे, जिस आधार पे बांट सकते थे, जो भी पॉसिबल तरीका था, उन्होंने हर पॉसिबल तरीका अपनाया हमें बांटने का। उन्होंने हमें धर्म के आधार पे बांटा, उन्होंने हमें जाति के आधार पे बांटा, उन्होंने रीजन के आधार पे बांटा, कि मराठों की लड़ाई करवा दी दूसरों से, दूसरों की लड़ाई करवा दी तीसरों से, और इस तरीके से आपस में एक दूसरे को बांटते चले गए। इसके अलावा क्लास, अमीर और गरीब क्लास के आधार पे बांटा। अमीर क्लास से ये कहा कि तुम इंडियन गरीबों की तरह मत रहा करो, बल्कि ब्रिटिश स्टाइल को अपनाओ, हमें देखो हम कितने मॉडर्न हैं, हम कितने एडवांस्ड है। वहीं
जिसकी वजह से जो अमीर इंडियंस थे, जिसमें खासतौर से जमींदार और उनकी फैमिलीज आया करती थी, उन लोगों ने इंडियंस छोटे किसानों के साथ, गरीब लोगों के साथ नफरत करना शुरू कर दी। उनको बुरी नजर से देखा करते थे, ये मानते थे कि ये अच्छे नहीं है। अब जब इंडिया इतना बटा हुआ था तो ये तो पॉसिबल था ही नहीं कि ब्रिटिश की बनाई हुई पॉलिसीज को हम वापस ब्रिटिशर्स के ऊपर अप्लाई कर दें। वो तो जब हम सब लोगों ने एक साथ बुरी तरीके से दर्द झेला, जब हम लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स नजर आई, जब ये देखा गया कि अंग्रेज कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अपने रूल को बुरी तरीके से स्टैब्लिश करना चाहते हैं और हमें कुचलना चाहते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तब ऐसा हुआ कि हम सारे इंडियंस ने एक साथ एकजुट हुए और एकजुट होकर के हमने लड़ाई लड़ना शुरू करी। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमें बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी इस चीज को शुरू करने में। अगर यही बात शुरू हो चुकी होती लगभग 70 साल पहले, 50 साल पहले, यानी 1857 के 50 साल पहले, 1807 में अगर स्टार्ट हो चुकी होती, तो शायद हम इतने बुरे तरीके से अंग्रेजों की जकड़ में जो आ चुके थे वो नहीं आते और हमारे लिए आसान हो जाता अपनी आजादी को पा लेना। लेकिन हम तब तक बटे हुए थे, हम राज्यों के हिसाब से बटे हुए थे, किंगडम्स के हिसाब से बटे हुए थे, धर्म के आधार पे बटे हुए थे, कास्ट के आधार पे बटे हुए थे, क्लास यानी अमीर क्लास और गरीब क्लास के आधार पे बटे हुए थे, और इसी बटने का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। ऑल राइट, सो इतना मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की समझ में आ गया होगा। और शशांक, मैंने आपके सवाल का भी जवाब दे दिया है कि इस वजह से, क्योंकि हम इतने ज्यादा बटे हुए थे, अगर हम यूनाइट होते अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेज थे यूनाइटेड थे। आपको याद होगा कि बंगाल के ऊपर जब नवाब ने हमला किया था, शुजाउद्दौला ने, सॉरी शुजाउद्दौला नहीं, दूसरे नवाब थे, मीर कासिम ने जब हमला किया था कासिम बाजार फैक्ट्री के ऊपर, आपको याद होगा, तब और हमला करके हरा दिया था। तब जहां से बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत होती है, तब आपने देखा था कि अंग्रेज हार गए थे, लेकिन दूसरी बटालियन नीचे साउथ इंडिया में मद्रास से, तमिलनाडु से, मद्रास से ऊपर चल के गई बंगाल की तरफ, और बंगाल में जाकर के वहां पे फिर उन्होंने दोबारा से हमला किया और वापस से हमें हरा दिया। वरना नवाब शुजाउद्दौला मीर कासिम का लगभग लगभग कब्जा हो ही चुका था। और सॉरी, नवाब शुजाउद्दौला की पहली लड़ाई हुई थी, सो नवाब शुजाउद्दौला का वापस से कब्जा हो चुका था। लेकिन अंग्रेज इतने ज्यादा यूनाइटेड थे कि मद्रास वाले वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां पे जाकर के हमला कर दिया। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये तीन ऐसे सेंटर्स थे जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, और कम्युनिकेट करने के बाद इंडियंस के ऊपर कब्जा करने की स्ट्रैटेजीज एक साथ मिलकर बनाया करते थे। अगर यही होता तो शायद हमारे साथ भी अगर यही होता, अगर हम भी इतने यूनाइटेड होते, हम भी मुगल, मराठा, सिख, निजाम, मैसूर वाली टेरिटरी, बंगाल, अवध, इन सब में बटे हुए अगर नहीं होते, तो हम भी एक साथ एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ सकते थे। हम भी अंग्रेजों को मजबूर कर सकते थे कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें, हमारी बनाई हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, क्योंकि अंग्रेज वही करते आए थे। जहांगीर के टाइम पे उन्होंने परमिशन ली थी और औरंगजेब के टाइम तक वही परमिशन के हिसाब से काम करते आए थे। लेकिन इधर औरंगजेब की डेथ होती है, उधर मराठास भी पावर में आते हैं और वो भी अंग्रेजों को कुछ समय तक रोकते हैं। लेकिन मराठास में जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, यानी अंदर ही उन लोगों की, मराठास की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, तो मौका मिल जाता है इन अंग्रेजों को, और हमें बांट कर, हमें हमें एक दूसरे से दूर करके वो हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर देते हैं। ये सारी जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई, ये सारी जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई, ओके, श्रेया कह रही है सर, बट एज आई नो इवन इन दिस रिवोल्ट मेनी रूलर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट एज दे थॉट इट वुड बेनिफिट देयर ओन स्टेट। बिल्कुल सही कहा श्रेया, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला हूं। लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड समझाना जरूरी था कि हम पिछला भी रिवाइज कर लें कि क्या कुछ हुआ था। अब इस हिस्ट्री को जितनी हमने अभी तक पढ़ी, ये हिस्ट्री, ये कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि किसी चीज से जुड़ी हुई बात को समझना, तो बैकग्राउंड को समझना। तो ये जो रिवोल्ट है, इसकी बैकग्राउंड मैंने आपको पूरी समझा दी। रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे शुरू हुआ, कैसे अलग अलग लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट शुरू हुआ। अब इन्हीं पहलुओं के ऊपर, यानी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कि क्या क्या कारण थे कि सारे लोग एकजुट हुए यूपी वाली साइड के, और सारे लोग एकजुट होने के बाद उन्होंने हमला कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। हालांकि वो सारी वही बातें जो मैंने आपको बताई, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स भी हैं तो उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी
इंडियंस ने, खासतौर से नॉर्थ इंडियंस ने और खासतौर से यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाले लोगों ने एक साथ मिलके, और बिहार वाले लोगों ने एक साथ मिलके, कैसे एक साथ आए और एक साथ मिलकर उन्होंने हमला किया। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग शिकायतें थी अंग्रेजों से, और क्योंकि उनकी उनका दुश्मन एक ही था, अंग्रेज, इस वजह से वो सारे लोग यूनाइट होके साथ में एक दूसरे के साथ चलने लगे। कौन कौन सी शिकायतें थी? पहली शिकायत, डिसकंटेंट ऑफ फॉर्मर रूलिंग फैमिलीज, यानी पहले जो राजा और नवाब हुआ करते थे उन वो नाखुश थे, वो खुश नहीं थे, वो गुस्से थे अंग्रेजों से। और गुस्से होने की वजह क्या थी? मैंने आपको बताया, सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी, उनसे उनका फख्र, उनसे उनका वजूद, उनसे उनका प्राइड, उनसे उनका ऑनर छीन लिया गया था, जिसकी वजह से वो बुरे तरीके से नाराज थे अंग्रेजों से कि उन्होंने उनकी उनकी इतनी रिच हिस्ट्री को खराब करके उनके ऊपर इतने बुरे तरीके से कब्जा किया है, और उनसे उनके सारे हक, सारे राइट्स, सारा प्राइड, सारा ऑनर छीन लिया। दूसरी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया कि अगर कोई राजा की डेथ हो जाती है उसके रियल बेटे के बिना, तो अगर रियल बेटे के बिना उसकी डेथ हो गई, तब राजा की जो टेरिटरी है वो छीन ली जाएगी राजा से, और वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगी। अब इस बात से बहुत सारे राजा वो वाले नाराज हो गए जो कि रियल में बेटे नहीं थे, बल्कि वो अडॉप्टेड सन्स थे, या जिनके सन्स नहीं थे डॉटर्स थी। तो जिन प्लेसेस पे सन्स रूल नहीं करते थे उस समय पर कुछ समय के लिए डॉटर रूल किया करती थी। तो अब, या सौतेले भाई थे, यानी एक फादर तो एक है लेकिन मदर दूसरी मदर के बेटे थे, तो अगर सौतेले भाई थे तब भी रूल करने को मना कर दिया था अंग्रेजों ने। अब इस चीज ने उन राजाओं को नाराज कर दिया जो राजा अ, हकदार थे रूल करने के, क्योंकि उनके फादर ने उनकी डेथ के बाद उन्हीं को अपना, क्योंकि अडॉप्टेड सन थे, उनको अपना बेटा माना था। लेकिन बहुत सारे राजाओं के साथ ऐसा हुआ कि उनको रूल करने नहीं दिया। साथ ही साथ में 18, आपको याद होगा कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, तब अवध से कहा गया था, अवध के नवाब से, कि आपको हमें अपना सुपीरियर मानना होगा और आपको हमें टैक्स देना होगा हर साल इतना, और उसके बदले में हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन 1856 में क्या हुआ? उसी अवध जिसके साथ वादा किया गया था कि हम हमला नहीं करेंगे, उसी अवध के राजा को, उसी अवध के नवाब को यह कह के हटा दिया गया कि आप मेल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी आप सही से रूल नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे फौजी जो थे वो अवध के ही रहने वाले थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑफिसर्स हमेशा अंग्रेज होते थे और सिपाही ज्यादातर इंडियंस हुआ करते थे। तो इंडियन सिपाहियों का कहीं ना कहीं अपने देश से, अपने किंगडम से तो अटैचमेंट था ना। तो अवध के नवाब को जब हटा दिया गया धोखा दे करके, तब वहां के जो सिपाही थे वो नाराज होने लगे। तो राजा तो नाराज हुए ही हुए, साथ में सिपाही भी नाराज हो गए कि हमारे राजा को आपने कैसे हटा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बहादुर शाह जफर जो थे, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर से कह दिया कि आप आखिरी मुगल राजा हैं, आपके बाद आपके बेटे को मुगल राजा नहीं कहा जाएगा और ना ही उनको पेंशन दी जाएगी जो आपको पेंशन दी जा रही है। साथ ही साथ में पेशवा बाजीराव टू, जो कि नाना साहिब के अडॉप्टेड सन थे मराठों में, तो मराठा पेशवास होते थे ना, तो मराठा पेशवास में पेशवा बाजीराव टू से कहा गया कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे क्योंकि आप ओरिजिनल बेटे नहीं है, आप रियल बेटे नहीं है, बल्कि आप एडॉप्टेड सन है। अब हुआ क्या? इससे नतीजा क्या हुआ? इससे जो बाकी किंग्स थे उनके मन में ये डर बैठने लगा कि अगर ये इन रॉयल फैमिलीज के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो इन अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है, हमारे साथ भी कल को ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं। जिसकी वजह से कई सारे इंडियन रूलर्स ऐसे थे जिनके मन में डर बैठने लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, वरना ये तो हमें, हमारे बच्चों को, हमारे डिसेंडेंट्स को जो हमारे बाद रूल करने आएंगे उनको रूल भी नहीं करने देंगे। या तो उनको धोखे से हटा देंगे, या फिर उनसे ये कहा जाएगा कि आप, और उनकी पेंशन छीन ली जाएगी, या उनसे ये कहा जाएगा कि अब हम आज से आपको राजा नहीं मानेंगे, आपका राजा का टाइटल छीन लिया गया और आप नॉर्मल इंसान की तरह हैं, बस आप हमसे पेंशन ले सकते हैं। अब ये सारा डर जो था वो वहां के लोकल राजाओं में, जो रॉयल फैमिलीज थी, उनके मन में बैठने लगा, और इसीलिए वो अंग्रेजों से एक तरीके से, उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की भावना पैदा होने लगी। दूसरा रीजन क्या था? दूसरे लोग जिनको परेशानी हो रही थी वो थे पेजेंट्स और आर्टिजन्स। वो भी खुश नहीं थे अंग्रेजों से, उनके अंदर भी गुस्सा था।
पेजेंट्स का गुस्सा तो हमें साफ तौर पर नजर आता है कि क्यों था, क्योंकि अंग्रेजों की अननेसेसरी रेवेन्यू डिमांड्स थी और रूथलेस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। देखिए ये पूरी लाइन पढ़िएगा आप। ड्यू टू, ओके थोड़ा सा ऊपर से इसे करते हैं। Due to high revenue demands and ruthless system of revenue collection, life of the peasants became miserable। यानी हाई रेवेन्यू डिमांड, हाई टैक्सेस मांगा करते थे अंग्रेज। दूसरा रूथलेस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और जुल्म करके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अगर फार्मर पे नहीं कर पा रहे उसके साथ मारा पीटी करके रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जिसकी वजह से लाइफ ऑफ पेजेंट्स बिकेम मिजरेबल, यानी छोटे किसानों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। छोटे किसानों की जिंदगी बहुत बुरी हो गई थी और उनके अपने जमीन के ऊपर से उनका हक छीन लिया गया था। यानी जो उनकी जमीन थी जिसके ऊपर पहले से वो रहा करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था पेजेंट्स वाले चैप्टर में कि उनसे उनकी जमीन छीन ली गई थी। दूसरा, जो पेजेंट्स या आर्टिजन्स, आर्टिजन्स कहा जाता था क्राफ्ट्स पर्सन्स को, या जो छोटे मोटे काम करते थे, बुनाई कढ़ाई या छोटे मोटे सामान बनाया करते थे। तो अब हो क्या रहा था कि यूरोप में इंडस्ट्रीज बहुत सारी खुल गई थी और बहुत सारी मशीनें आ चुकी थी। मशीनों से सामान बनाना बहुत आसान है, जबकि हाथ से सामान बनाना मुश्किल है। मशीनों की जो सामान होता था, मशीनों से बना हुआ सामान, वो सस्ता होता था। तो इंडिया में अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ की रिच वाली चीजें तो यूरोप में बेच दिया करते थे, और यूरोप से मशीन की बनी हुई सस्ती चीजें लाके जब इंडियन मार्केट में बेचते थे तो इंडियंस वही प्रोडक्ट्स खरीदा करते थे क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे उनको। जिसकी वजह से इंडियन आर्टिजन्स जो थे, यानी वो लोग जो कि मैंने आपको बताया कढ़ाई बुनाई और छोटे मोटे काम किया करते थे, छोटे मोटे सामान बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पॉटर्स हुआ करते थे, ज्वेलरी मेकर्स, टॉय मेकर्स, ये सारे लोगों को, अब इन सारे लोगों का सामान बिकना बंद हो गया क्योंकि अंग्रेज सस्ता सामान यूरोप की कंपनियों से खरीद के यहाँ पे ला करके बेच दिया करते थे। और यहाँ के जो रहने वाली पॉपुलेशन थी वो इंडियन सामान खरीदने की जगह अंग्रेजों का सामान खरीदने लगे, क्योंकि अंग्रेजों का सामान चीप भी होता था और अच्छा बना हुआ होता था क्योंकि मशीन का बना हुआ होता था। जबकि इंडियन हैंडमेड गुड्स जो थे उनकी मार्केट खत्म हो गई। तो यहाँ पे जो किसान थे उनका गुस्सा तो पहले से चलता ही आ रहा था, साथ ही साथ में आर्टिजन्स का भी गुस्सा बढ़ गया। आर्टिजन्स के गुस्सा बढ़ने के पीछे की वजह आपको मालूम है, वो मैंने आपको अभी बताई कि उनके मन में गुस्सा इस बात का था, आक्रोश इस बात का था कि आपने सस्ती चीजें यूरोप से लाके हमारे मार्केट में क्यों बेची, जब हम यहाँ पे बेच करके अपना गुजारा किया करते थे, छोटी मोटी इनकम हमारी हो जाया करती थी। अब उसके बाद एक और चीज आ गई, वो था डिसकंटेंटेड सिपाहीज। सिपाही कहा जाता है सिपाही को, अंग्रेज सिपाहियों को सिपाही कहा करते थे। तो डिसकंटेंटेड सिपाही यानी वो सिपाही जो कि खुश नहीं थे। अब सिपाही भी खुश नहीं थे। सिपाही इंडियन, आपको जैसा मैंने बताया कि ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे किसान, आई मीन सॉरी, बहुत सारे इंडियंस को सिपाही के तौर पर रिक्रूट किया गया था, यानी उनको जॉब दी गई थी सिपाही की तरह, सिपाही की पोजीशन पे। कुछ मैसेजेस आए हुए, मैं एक बार वो देख लेता हूँ। शशांक, इसके बारे में बात करेंगे, आपके सवाल जो आपने भेजा है उसके बारे में हम इस चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम अभी इस पार्ट को पढ़ते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोग और खासतौर से यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा के लोग कैसे एक साथ उठे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हमला बोला। अब सिपाहियों के साथ क्या था, सिपाहियों के साथ ना एक तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस उनके खिलाफ होती थी। अब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, उनके साथ भेदभाव बहुत होता था। भेदभाव कैसे, जो अंग्रेज सिपाही थे उनका प्रमोशन जल्दी हो जाता था, जो अंग्रेज सिपाही थे उनकी सैलरी ज्यादा थी, जो अंग्रेज सिपाही थे वो बाद में जाके ऑफिसर्स भी बन जाते थे प्रमोट होके, लेकिन जो इंडियन सिपाही थे वो इंडियन सिपाही की पोस्ट पे ही रिक्रूट किए जाते थे और जिंदगी भर सिपाही की तरह ही गुजारते थे। साथ ही साथ में उनकी सैलरीज बहुत कम हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू अंग्रेज सिपाही। और तीसरी बात, उनको यह कहा जाता था कि तुम लोग नीच हो, तुम लोग तो इंडियंस हो, तो जैसा हम कह रहे हैं उसको फॉलो करो। अब ये चीज जो थी वो इंडियन सिपाहियों को अच्छी नहीं लगती थी, और ना लगने के पीछे की वजह भी है कि भाई वो जाहिर सी बात है कि अगर अपनी अपनी किसानी, अपना फार्मिंग छोड़ करके इंडिया इस उम्मीद के साथ कि हमें सैलरी रेगुलर मिलती रहेगी और इंडियन आई मीन अंग्रेजों की कंपनी की आर्मी में काम कर रहे हैं, तो अगर वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं तो उनको भी लॉयल्टी रिटर्न में मिलना चाहिए। लेकिन उनके साथ वफादारी कभी भी अंग्रेज नहीं करती थी, अंग्रेज कंपनी नहीं करती थी उनके साथ, बल्कि उनको उसी पोस्ट पे रखती थी जिस पोस्ट पे वो पहले से थे। एक और बात,
इंडियंस को अपने जो कपड़े थे, अपनी अपने धर्म के आधार पे, अपने कास्ट के आधार पे जो जरूरी चीजें वो पहनते थे, वो पहनने से मना कर दिया गया। जैसे कोई अगर ब्राह्मण था और वो सिपाही के तौर पर काम कर रहा है और वो अपने तिलक लगा रहा है माथे पर, तो उसको तिलक लगाने की इजाजत नहीं देती थी कंपनी। अगर कोई सिख है, वो अगर टर्बन लगा रहा है यानी पगड़ी पहन रहा है सर पे, तो और पगड़ी तो गुरूर होता है किसी भी सिख का, तो पगड़ी अगर नहीं पहन रहा है तो फिर उसको पगड़ी पहन रहा है अगर, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती थी कि पगड़ी नहीं पहन सकते अगर आप सिपाही के तौर पे रहना चाहते हैं, वरना आप नौकरी छोड़ दीजिए। अगर कोई मुस्लिम है और वो दाढ़ी रख रहा है तो उसको दाढ़ी नहीं रखने दी जाती थी, और ये कहा जाता था कि नहीं, सब लोग क्लीन शेव रहेंगे, कोई तिलक नहीं लगाएगा, कोई टर्बन नहीं पहनेगा, बल्कि जैसे अंग्रेज दिखते हैं वैसी ड्रेसेस, जैसे हमने कही है क्लीन शेव रह करके, वैसी ड्रेसेस आपको पहनना पड़ेंगी। अब ये कहीं ना कहीं सिपाहियों को बुरी लगती थी ये बात, क्योंकि उनका धर्म, उनकी नौकरी एक तरफ है और उनका धर्म एक तरफ है। वो अपने धर्म को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फिर उनको उससे रोका नहीं जाना चाहिए। एक और चीज हुई, वो चीज थी कि अंग्रेजों पहले हिंदुस्तानियों में ये धारणा थी, हिंदुस्तानियों की बिलीफ थी कि अगर उन्होंने समुंदर को पार कर लिया तो वो अपवित्र हो जाएंगे, और कंपनी ने ये रूल निकाल दिया, जनरल सर्विसेज इन एनलिस्टमेंट एक्ट, एक कानून निकाला जिसका नाम ये था जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि हर सिपाही के लिए कंपलसरी है कि वो समुंदर पार करके दूसरे देश में भी सर्विस दे, अपनी ब्रिटिशर्स का जहां जहां पे रूल है वहां वहां पर जाकर के इंडियन सिपाही अपनी सर्विसेज दें और समुंदर पार करके जाएं। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा सिपाहियों के अंदर आ गया कि जब हमने बताया है कि हम समुंदर को पार नहीं करते हैं, हमारी ये धारणा है, हमारी ये मान्यता है कि अगर हमने समुंदर को पार कर लिया तो फिर हम जो है वो अपवित्र हो जाएंगे, तो फिर हमारे पर ये क्यों जुल्म किया जा रहा है। So Ananya has asked a very nice question. Let me read out the question and then I'll answer that question. Ananya says, "Sir, what is the reason for people to be the British sepoys with such discriminatory practices?" Ananya का कहना है कि सर ऐसा क्यों था कि जब ब्रिटिशर्स इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अपनाते थे इंडियन सिपाहीज के खिलाफ, तो फिर इंडियन सिपाहीज जो थे वो सिपाही के तौर पे काम ही क्यों किया करते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो उसकी सबसे प्रमुख वजह यह है अनन्या, कि जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय पर इंडियंस के पास कुछ ही काम हुआ करते थे। एक काम होता था कि आर्टिजन्स होते थे, जैसा मैंने आपको बताया, पॉटर्स होते थे, टॉय मेकिंग करते थे, ज्वेलरी बनाते थे, ये इस तरीके की चीजें बनाते थे। अब वो सारी चीजें खत्म होने लगी थी क्योंकि बाहर से, यूरोपियन कंट्रीज से इंडस्ट्री का बना हुआ, कंपनियों का, फैक्ट्रीज का बना हुआ सामान इंडिया में बिकने लगा था, और इस वजह से उसकी डिमांड, जो इंडिया के हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, वो खत्म हो चुकी थी। तो अब वो ये कारोबार भी, ये बिजनेस भी नहीं कर सकते थे कि वो अपने हाथ से चीजें बना करके बेचें, क्योंकि जो फैक्ट्री की बनी हुई चीजें वो बिक रही थी। दूसरा, किसानी कर सकते थे, लेकिन किसानी, जैसा मैंने आपको बताया कि किसान खुद बुरी स्थिति में आ चुके थे, किसानों की हालत खुद खराब थी, और बहुत सारे किसानों ने इसी वजह से अपनी किसानी का काम छोड़ के इंडिया के सिपाही, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के तौर पे काम करना शुरू कर दिया था। और तीसरी चीज ये थी कि इंडियन सिपाहियों को भले ही कम सैलरी मिलती थी, लेकिन हर महीने सैलरी मिल जाया करती थी। तो वो ये सोचा करते थे कि कम से कम ही सही, मगर रेगुलर इनकम तो है ना, हर रोज आती तो है ना हमारी इनकम। ये सोच करके बहुत सारे इंडियन सिपाही थे जिन्होंने इंडियन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। और अंग्रेज भी इस बात को जानते थे कि अगर हम ब्रिटेन से सिपाहियों को यहाँ पे लेके आएंगे तो ब्रिटेन के सिपाही बहुत ज्यादा पैसे मांगेंगे, लेकिन इंडिया के सिपाही गरीब हैं, अगर हम इनको सैलरी ऑफर करेंगे, अब अगर हम इनको लालच ऑफर करेंगे कि भाई ऐसा है कि हमारे साथ काम करने से तुमको सैलरी रेगुलर मिलेगी, तो इंडियन सिपाही काम करने के लिए, इंडियन लोग काम करने के लिए, सिपाही के हैसियत से काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। ओके, सो अभी साइजेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ चुके हैं। देयर आर 24 पार्टिसिपेंट्स विद अस इन द मीटिंग, और ये 24 लोग वो हैं जिनको इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में। मेरा ख्याल है जो बचे हुए लोग अभी मीटिंग में नहीं आए हैं, और वो बचे हुए 10 लोग जो गायब हो गए मीटिंग से, वो शायद उनका ध्यान ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में, और नहीं है अगर तो कोई बात नहीं, नहीं रहने देते हैं। कम से कम उन लोगों का इंटरेस्ट तो आई एम हैप्पी जिन्होंने दोबारा से ज्वाइन किया है क्लास को। ऑल राइट, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और हम इधर आ जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे किसान, बहुत सारे सिपाही ऐसे थे जो या तो किसानों के परिवार से आते थे या उन गांव से आते थे जहां पे
किसान और आर्टिजन्स रहा करते थे, जिसकी वजह से जब वो अपने साथी किसानों को, अपने गांव के लोगों को भूख से मरते हुए देखते थे, जुल्म होते हुए देखते थे कि अंग्रेज ऑफिसर्स उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भुखमरी से बहुत सारे किसान मारे जा रहे हैं, तब उन सिपाहियों को बहुत बुरा लगता था। और उसी कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम करते थे, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी कंपनी के खिलाफ उनके मन में बहुत ज्यादा नफरत पैदा होना शुरू हो गई। अब एक और रीजन क्या था? एक और रीजन ये था, जो कि कहीं ना कहीं सही रीजन था। आई मीन अंग्रेजों ने सही किया था, लेकिन इंडियंस को वो चीज गलत लगी। वो सही रीजन ये था कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि खाली अच्छी ही चीजें फॉलो होती आई थी। इंडिया में, इंडिया के कल्चर में, इंडिया के रीति रिवाज में बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जो कि अच्छी नहीं थी, और अंग्रेजों ने उन चीजों को दूर किया था। अच्छा, दूर करने के पीछे वजह भी ये रही कि बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस थे, जिनकी समझ में आता था कि जो इंडिया में ट्रेडिशनली चीजें फॉलो करी जा रही हैं, कुछ चीजें, वो चीजें सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ऐसा कानून पास किया जाए जिससे ये कुरीतियां, कुरीति कहा जाता है बुरे रिवाज को, ये बुरे रिवाज, ये बुरी रीति रिवाज, ये बुरी ट्रेडिशन, इन चीजों को खत्म किया जा सके। लोगों के धर्म खत्म करने को नहीं कहा था, बल्कि सिर्फ वो गलत रीति रिवाज जो फॉलो हो रहे हैं उसको खत्म किया जाए। जिसमें से एक बहुत बुरी प्रथा थी जो इंडिया में चलती आ रही थी, एक बहुत बुरा रीति रिवाज था जो इंडिया में चलता आ रहा था, और वो था सती, सती की प्रथा। और सती प्रथा क्या थी? सती प्रैक्टिस एक ऐसा रूल था जिसमें अगर कोई भी इंडियन हस्बैंड है, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसी की वाइफ को, जिस हस्बैंड की डेथ हुई है, उसकी वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था, उसी के अर्थी के साथ, यानी हस्बैंड के अर्थी के साथ वाइफ को भी जला दिया जाता था जिंदा। अब ये प्रथा बहुत ही बुरी भी थी और खतरनाक भी थी, और अगर हम सोचें आज, तो हम सोच भी नहीं सकते कि किसी को जस्ट बिकॉज हिज हर हस्बैंड हैज डाइड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग शी हैज बीन बर्न्ड, ये चीज। दूसरा, अगर नहीं जलाया जाता था तो एक तो इस चीज को खत्म किया कि आप जला नहीं सकते, आप वाइफ को, यानी किसी को भी सती नहीं बना सकते, आप किसी को जबर, आप, आई मीन ऑब्वियसली इफ द हस्बैंड हैज डाइड बट शी हैज नॉट डाइड, शी हैज द राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ, शी शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू डेथ जस्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट हर हस्बैंड हैज डाइड। सेकंड, अब उन्होंने कहा कि एक बात तो ये पक्की हुई कि आप लोग जलाएंगे नहीं वाइफ को। दूसरी बात क्या हुई कि अगर विडो है, अब जाहिर सी बात है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो विडो हो गई, अगर कोई विडो है, अगर कोई विधवा है, तो उस विधवा की दोबारा शादी कर दी जाए, इसको लीगल कर दिया गया। यानी कानून बनाया गया कि ये लीगल है कि अगर कोई विधवा है तो वो शादी कर सकती है, उसकी दोबारा शादी करवाई जा सकती है। इंडियन रीति रिवाज में ये चीज नहीं थी। इंडियन रीति रिवाज में ये था कि या तो सती कर दो, और अगर सती नहीं भी हो रही है तो फिर विधवा को विधवा की तरह ही सफेद साड़ी पहन के पूरी जिंदगी ऐसे ही जिंदगी बिताना पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने रूल निकाल दिया था कि विडो रीमैरिज करी जा सकती है, यानी विधवाओं की दोबारा शादी करी जा सकती है। तीसरा, अंग्रेजों ने और एक चीज खत्म करी, एक चीज, आई मीन एक चीज को और बढ़ावा दिया था, और वो चीज थी कि एजुकेशन टू वुमेन, महिलाओं को शिक्षा दी जाए। तब तक इंडियन सोसाइटी में एक बुरा रिवाज ये भी था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। मैंने आपको बताया था, मैंने तो खैर नहीं बताया था आपको, क्योंकि क्लास 7th और 6th में मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन 7-6 की हिस्ट्री में, खासतौर से अगर आप 6th क्लास की हिस्ट्री में जाएंगे, जहां पे हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी, वहां पे ये साफ तौर पर हमने देखा था कि विमेन को भी बराबर की पढ़ाई करवाई जाती थी जो मेन को करवाई जाती थी। लेकिन अब बीच में इतनी ज्यादा कुरीतियां हमारे समाज में स्टैब्लिश हो गई, इतने बुरी चीजें हमारे समाज में स्टैब्लिश हो गई कि महिलाओं से उनसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया, और इसलिए महिलाओं से कहा जाता था कि आप घरों में रहिए, घरों का काम सीखिए, घरों पे काम काज संभालिए, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करेंगी। लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज को खत्म कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए महिलाओं को के लिए स्कूल्स खुलवाए जाएंगे, महिलाओं के लिए ओनली गर्ल्स स्कूल खुलवाए जाएंगे, जिसमें लड़कियां जाकर के पढ़ सकती हैं, सिर्फ लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा। अब ये चीजें तो हुई थी अच्छे के लिए, और इंडियन समाज उससे बेहतर भी बना, लेकिन उस समय पर जब ये बदलाव आए तो वो इंडियंस को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि इंडियंस को ये लगा कि ये हमारे धर्म को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे धर्म में अननेसेसरी इंटरवेंशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे धार्मिक लोगों के मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी थी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस किस लोगों के मन में नफरत पैदा हुई थी अंग्रेजों के लिए। पहला हमने पढ़ा कि
रूलिंग फैमिलीज जो थे, जो रूलर्स थे, रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स थे पहले, उनके मन में गुस्सा पैदा हो गया था, क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू उनसे उनका राज्य छीन लिया गया था। और बहुत सारे ऐसे राजा जो अभी भी रूल कर रहे थे, उनको एक डर लगने लगा था कि भाई उनसे भी उनका राज्य छीना जा सकता है, जिस तरीके से बहुत सारे इंडियंस से उनका राज्य छीन लिया गया है। दूसरा, फार्मर्स और पेजेंट्स के मन में और आर्टिजन्स के मन में गुस्सा पैदा हो चुका था, रोष पैदा हो चुका था, और वो इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि किसानों का तो बहुत ही क्लियर है, किसानों से टैक्सेस बहुत ज्यादा लिए जाते थे और बहुत बुरे तरीके से वसूले जाते थे। दूसरा, शशांक बेटा, मैं आपका जवाब दूंगा, प्लीज डोंट रेज योर हैंड, आई रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज। बस मुझे ये पॉइंट्स पूरे करने दीजिए, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा आपके मैसेज का। दूसरा, व्हाट हैपेंड शशांक, आपका हैंड डाउन नहीं हुआ, चलिए मैं देख लेता हूँ आपका कुछ मैसेज आया है क्या। ओके, ठीक है। दूसरा गुस्सा क्या था, पेजेंट्स का था, आर्टिजन्स का था, सॉरी, आर्टिजन्स को इस बात का गुस्सा था कि भाई हम अपने इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचते थे, लेकिन अंग्रेजों ने मार्केट में फैक्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट्स ला दिए, जिसकी वजह से हमारे लिए हमारी जॉब्स चली गई और हम भुखमरी की नौबत पे आ चुके हैं। तीसरा गुस्सा सिपाहियों का था, सिपाही ये देखते थे कि ज्यादा तो हम हैं, ज्यादा सेवा हम करते हैं अंग्रेजों की। अगर सेवन ये कहा जाता है कि 7/8 जो थे वो इंडियन सिपाही थे, यानी ब्रिटिश आर्मी में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में, अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को 8 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो उसमें से 7 पार्ट्स सिर्फ इंडियन सोल्जर्स के ही थे, इंडियन सिपाहियों के ही थे। तो इंडियन सिपाहियों को ये बुरा लगता था कि भाई हम इतने ज्यादा नंबर में भी हैं, मेजोरिटी हमारी है, और हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रमोशन नहीं मिलता है हमारे साथ, बल्कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करी जाती है, हमें अपनी पर्सनल चीजें, तिलक, दाढ़ी, पगड़ी, इन चीजों को पहनना अलाउड नहीं है, और फिर हमें समुंदर, अब उन्होंने ये कानून भी पास कर दिया है, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, कि हमें समुंदर के पार जाना पड़ेगा, समुंदर को पार करके सेवा जरूर करना पड़ेगी। तो ये सारी चीजें बहुत बुरी लगने लगी सिपाहियों को। और साथ में मैंने बताया आपको कि बहुत सारे सिपाही उन गांव से आते थे जहां पे किसान थे, और किसानों के साथ जब बुरा होता हुआ देखते थे तो उनके मन में अंग्रेजों के लिए गुस्सा बढ़ता जाता था। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने जो सोशल रिफॉर्म लाए थे, यानी इंडिया के समाज के अंदर जो चेंजेस लाए थे, सोशल कहते हैं समाज को और रिफॉर्म कहते हैं चेंजेस को, तो जो भी सामाजिक चेंजेस इंडिया के अंदर लाए थे अंग्रेज, जैसे कि सती को एबॉलिश करना, विडो मैरिज को लीगलाइज करना, और वेस्टर्न एजुकेशन को महिलाओं की एजुकेशन को प्रमोट करना, उस सब से अब इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्से हो चुके थे। साथ ही साथ में पॉलिसी, एक दो पॉइंट्स लास्ट और बचे हैं कि क्या क्या और दो पॉइंट्स है जिसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे लोगों के मन में गुस्सा बढ़ चुका था। पॉलिसी ऑफ रेशियल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, यानी अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो अपने आप को ये मानते थे कि वो अच्छी रेस के, अच्छी नस्ल के लोग हैं, जबकि इंडियंस बुरी नस्ल के लोग हैं, इंडियंस तुच्छ हैं, इंडियंस बेकार हैं, इंडियंस यूजलेस हैं, इंडियंस जो है वो बुरी, उनके अनकल्चर्ड कहा जाता था कि हम अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड लोग हैं, यानी ना तो हमारी कोई सिविलाइजेशन है, ना तो हम सिविलाइज तरीके से रहना जानते हैं, और ना ही हमारा कल्चर अच्छा है, जिसकी वजह से एजुकेटेड इंडियंस, वो इंडियंस जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उन इंडियंस को भी, जैसे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड लोग थे जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कभी भी ऑफिसर की पोस्ट पे नहीं रखा जाता था, उनको लो पोस्ट पे ही हमेशा रखा जाता था। ये भी एजुकेटेड इंडियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता था, और एजुकेटेड इंडियंस भी बहुत गुस्सा होने लगे और ये सोचने लगे कि जब हमारा देश आजाद होगा तब हम अपने देश के ऑफिसर्स बनेंगे, अंग्रेजों को अब हमें इस देश से निकालना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज कहा जाता है उन लोगों को, मिशनरीज कहा जाता है उन लोगों को, उन क्रिश्चियंस को जो दूसरे देशों में जाकर के दूसरे फेथ के लोगों को, यानी दूसरे रिलीजन के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। अब कन्वर्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं है अगर कोई इंसान मर्जी से कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन किया जा रहा था, यानी हिंदूज और इस्लाम, यानी मुस्लिम के लोगों को, हिंदू और मुस्लिम लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में। और टेम्पल्स और मॉस्क की जो जमीन थी, यानी मंदिर और मस्जिदों की जो जमीन थी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे, या उस जमीन को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लिया करते थे और ये बोलते थे कि अंग्रेजों के ऑफिसेस की जमीन है, ये मंदिर या मस्जिद की जमीन नहीं है। ये सारी चीजें कि धर्म के ऊपर हमला किया गया, ये धर्म के ऊपर हमला जो था, इसने सारे इंडियंस को, चाहे वो
मुस्लिम्स हो चाहे हिंदूज हो चाहे अपर कास्ट लोअर कास्ट, जैसा कहा जाता है अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो वो सारे लोग अब एक साथ हो गए थे क्योंकि सबको ये पता था कि ये लोग हमारे धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये लोग हमारी इकोनॉमी के ऊपर हमला कर रहे हैं, और इनको अब लालच आ चुका है सिर्फ और सिर्फ रूल करने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, और हमें दबा के, हमें कुचल के, हमें खराब करने का। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आई मीन थर्सडे को पढ़ेंगे, कि कहां से इंडियन सिपाहियों ने गुस्सा शुरू किया और फिर सारे लोग साथ में मिलते चले गए और अंग्रेजों के ऊपर ऐसा हमला किया कि अंग्रेजों से संभाले से नहीं संभल पाया वो हमला। फाइनली फिर बाद में हमारे अपने ही लोगों की कमियों की वजह से हमारा रिवोल्ट खराब हो गया, और फिर हमें अगले 90 साल तक अंग्रेजों का गुलाम बन के रहना पड़ा, और 1947 में जाकर के हम आजाद हुए। जैसा मैंने बताया कि जब हमारे देश के लीडर्स एक साथ मिले और उन्होंने सबसे पहले पूरे देश को यूनाइट करने का काम किया, और जब पूरा देश यूनाइट हो गया, पूरे देश के मन में भावना पैदा हो गई कि हम भारतवासी हैं, तो जब भारत के लोग इकट्ठा हुए तब उन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट चलाया, तब 1947 में हम आजाद हुए। लेकिन आजादी की पहली लड़ाई जिसे कहा जाता है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा जाता है, जिसे कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी पहली वॉर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आजादी के लिए। क्या था, कैसे कहानी आगे बढ़ती है और आगे क्या क्या हुआ था, वो हम अगली क्लास में समझेंगे, और हम डिटेल में जानेंगे कि सिपाहियों ने क्या क्या किया था और किन किन लोगों ने उनको ज्वाइन किया। तीसरे पार्ट में जाकर के हम समझेंगे कि हमारा रिवोल्ट खराब क्यों हो गया था। अब जो लोग मीटिंग छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो लोग मीटिंग में सवाल हैं जिनके, वो लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके। बहुत सारे सवाल हैं। श्रेया का सवाल है, सर मेकिंग रूल्स अगेंस्ट वेयरिंग टर्बन्स और हैविंग तिलक्स वोंट बी बेनिफिटिंग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सो व्हाई डिड दे मेड सच ऑप्रेसिव रूल्स। वेरी नाइस क्वेश्चन कि भाई अगर टर्बन्स पहनने से और तिलक लगाने से कोई आई मीन अंग्रेजों को काम के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो फिर उनको क्यों कहा गया है कि वो जो है वो तिलक नहीं लगाएंगे या पगड़ी नहीं पहनेंगे। तो उसके पीछे की प्राइमरी वजह ये थी कि अंग्रेज अपने जो सिपाही थे उनको पूरा अंग्रेज वाला लुक देना चाहते थे कि भाई आप अंग्रेज हैं, आप आई मीन आप अंग्रेजों के नौकर हैं, आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर हैं, इसीलिए आप पूरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों की तरह ही दिखेंगे। आप वही यूनिफॉर्म पहनेंगे जो हमने दी है, आप वैसे ही शेव रखेंगे जैसे हमने कहा है, और आप वैसे ही बाल रखेंगे जैसे हमने कहा है, जिसकी वजह से जो पर्सनल चीजें थी लोगों की वो उनसे छीन ली गई। आज अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्मी में किसी अगर कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाला है तो फिर वो अपनी अपनी दाढ़ी रख सकता है। अगर कोई सिख है और वो टर्बन लगाना चाहता है तो वो टर्बन लगा सकता है। और अगर कोई इंसान तिलक लगाना चाहता है आस्था के रूप में, अपनी आस्था के तौर पर, तो वो तिलक लगा सकता है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन तब वो ये उनको सबको यूनिफॉर्म रखना चाहते थे कि तुम सब लोगों की सिर्फ एक पहचान है, और एक पहचान क्या है कि तुम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में सिपाही के तौर पर काम करते हो। आ, ये एक रीजन रहा। शशांक का क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर व्हाई दीज इंडियन सिपाहीज टुक ऑल देयर इंडियन मेंबर्स फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी एंड स्टार्ट बैटल अगेंस्ट देम। हाँ, बिल्कुल आपका कहना है कि इंडियन मेंबर्स को, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन मेंबर्स थे, इन सिपाहियों ने उन इंडियन मेंबर्स को अपने साथ क्यों नहीं लिया। और लेने का, आप बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। इंडियन सोल शशांक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है आपका सवाल मुझे। आपका कहना शायद यही है कि इंडियन सिपाहियों ने जो इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले जो सोल्जर्स थे उनको अपने साथ क्यों नहीं लिया और फिर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध क्यों नहीं किया। तो पहली बात तो यह है कि उस समय पर इंडियन आर्मी नहीं थी, यानी इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी। इंडियन आर्मी तो 1947 में जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद बनी। उससे पहले पहले सिर्फ इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी या राजाओं की अपनी आर्मी हुआ करती थी। और आपको जैसा मैंने बताया कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर ही कब्जा हो चुका था, जिसकी वजह से इंडियन आई मीन अंग्रेज राजाओं की अपनी आर्मी तो होती नहीं थी, इंडियंस की आर्मी होती थी। लेकिन यही सिपाही अब जब उसी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाएंगे, तब इंडियन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिल जाएगी, उसको बहुत टफ जोल्ट मिलेगा। और वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि उसे अंदाजा इस बात का नहीं था कि अपने ही सिपाही उनके साथ दगा कर देंगे, रिबेलियन हो जाएंगे। अभी
आर्यन का क्वेश्चन है कि एंड सर इफ द वाइफ डाइड फर्स्ट, सो हस्बैंड हैज टू डू समथिंग और नॉट? नो, husband could remarry if the wife died, but if husband died, wife had to give away her life. Shreya, why only Western education to be provided to women? श्रेया, वेस्टर्न एजुकेशन को सुपीरियर माना जाता था। वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन से सुपीरियर मानते थे अंग्रेज। आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया था इंडिया में, जो हमने 1986 तक फॉलो किया। मतलब उसका असर इतना गहरा पड़ा था हम इंडियंस के ऊपर कि हमने 1986 तक वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो किया, और इसका असर आज तक भी इतना है कि मैं अगर आपको हिंदी में पढ़ाता हूं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस बात से प्रॉब्लम हो कि सर हिंदी में ही क्यों बोलते हैं। हालांकि मेरी कोशिश अब 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें कहा गया है कि बच्चे की भाषा में पढ़ाओ, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में सोचता है। यानी हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी भाषा में सोचते हैं, तो जब हम सोचते ही इस लैंग्वेज में है तो हमें पढ़ाया भी उसी लैंग्वेज में जाना चाहिए। लेकिन अब तक इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। वो टीचर्स जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं उनको बहुत अच्छा माना जाता है, जो टीचर्स इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है उसके बावजूद भी उनको अच्छा टीचर नहीं माना जाता है। तो इस वजह से अपने आप को अच्छा टीचर प्रूव करने के लिए बहुत सारे टीचर्स को इंग्लिश के ऊपर कमांड हासिल करना पड़ती है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट अंग्रेजों का दिया हुआ है, और इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे इंडियन माइंडसेट में ये बात बिठा दी थी, इंडियन माइंड्स में ये बात बिठा दी थी दैट इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बैड। अच्छा, इंडिया का अपना कोई पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम भी नहीं था। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम धर्म के आधार पर बटा हुआ था। जैसे गुरुकुल सिस्टम का ही एक रूप था जो कि हिंदू पाठशालाओं में इस्तेमाल किया जा रहा था, और मदरसों का एक सिस्टम था जो कि मुस्लिम स्कूल्स में यूज किया जा रहा था, यानी मदरसों में यूज किया जा रहा था। तो हम अपनी शिक्षा में भी धर्म के आधार पे बटे हुए थे। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज हो चुकी थी। जबकि अंग्रेजों के सिस्टम से एक फायदा जरूर हो गया कि चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सारे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे थे और एक स्कूल में जाकर के वो वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि हम ये मानने लगे कि हमारी जो अपनी हिस्ट्री की हिस्टोरिकली रिच एजुकेशन है वो खराब है और वेस्टर्न एजुकेशन अच्छी है। काव्यांश का कहना है सर वाई दे गो टू द सी, क्योंकि समंदर पार करके दूसरे देशों में जहां पर ब्रिटिशर्स ने और देशों के ऊपर कब्जा कर रखा था, वहां पे इंडियंस को आर्मी के तौर इंडियन आर्मी को भेजा जाता था, आई मीन ब्रिटिशर्स की आर्मी को भेजा जाता था, यानी इंडियन सिपाहियों को भेजा जाता था कि वहां पे जाओ, अगर कोई वॉर चल रहा है या कोई बैटल चल रही है तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया से सिपाही ले जाए जाते थे वहां पर। अनन्या सिंह सर, इन द प्रमोशन ऑफ इंडियन विमेन वर दे ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश? आई मीन आपका कहना यह है कि इंडियन वुमेन को प्रमोट किया गया, तो क्या इंडियन वुमेन भी अंग्रेजों के खिलाफ थी? वो इंडियन वुमेन जिन तक अंग्रेज नहीं पहुंच पाए थे, या वो इंडियन वुमेन जो कि किसानों की पत्नियां थी, या वो इंडियन वुमेन जो इंडियन सिपाहियों की वाइफ्स थी, या वो इंडियन वुमेन जो नवाबों की और राजाओं की वाइफ्स थी, जिन नवाबों और राजाओं से अंग्रेजों ने उनका हक छीन लिया था, वो सारी इंडियन वुमेन अंग्रेजों के खिलाफ थी। जो इंडियन एजुकेशन प्राप्त कर रही थी उसमें से कुछ, आई मीन जो वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त कर रही थी उसमें से कुछ ऐसी वो थी, विमेन थी जो कि खिलाफ थी, और उन्होंने बहुत कुछ लिखा अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। अखबार में बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन ज्यादातर नहीं थी। वो वुमेन अंग्रेजों के खिलाफ थी जिनके हस्बैंड्स के साथ बुरा व्यवहार किया गया है, वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। और बाद में हम देखेंगे कि जब हमारी आजादी की लड़ाई शुरू होती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी एक आर्मी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसमें बहुत बड़े लेवल पर इंडियन विमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं, वो भी हथियार चलाना सीखती हैं और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लेती हैं। नंदिनी इज सेइंग सर प्लीज सेंड, ओके नन्नी, आई विल सेंड टुडेज रिकॉर्डिंग। Kaab, when they having discrimination in the army, why are they raise the voice against discrimination? काब डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। सुफियान बेटा हैंड डाउन कर लीजिए, आपके सवाल का जवाब दूंगा, अभी आपके सवाल पे आने वाला हूं मैं। काब का कहना है कि सर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अंग्रेजों इंडियन आर्मी के साथ, आई मीन इंडियन सिपाहियों के साथ, तो उन्होंने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट?
उन्होंने आवाज उठाई और वही आवाज के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। मैंने इसलिए आज ये क्लास यहीं पर रोक दी कि अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सिपाहियों ने बगावत की शुरुआत करी, कैसे सिपाहियों ने रिबेलियन की शुरुआत करी और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और कैसे फिर उनके साथ बहुत सारे लोग मिलते चले गए और ये रिवोल्ट बड़ा हो गया। और फिर हम उसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि बड़ा रिवोल्ट होने के बावजूद भी कि कैसे रिवोल्ट खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे इंडियन ही लोग ऐसे थे जिन्होंने साथ नहीं दिया इस रिवोल्ट में। सुफियान का कहना है सर, वाई इंडियन पीपल फॉलो सती एंड and they were angry, okay, they were angry when British abolished sati। क्यों अब इसकी सती की प्रथा क्यों फॉलो करी जाती थी, इसके बारे में तो बेटे इसकी अपनी एक हिस्ट्री है जिसे समझना पड़ेगा कि सती प्रैक्टिस की क्या हिस्ट्री रही है। अब उस हिस्ट्री को तो समझना के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि ये राजा महाराजाओं के दौर से होती हुई आ रही थी चीज। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं राजा की वाइफ ने यानी रानी ने करी थी, कि रानी ने अपने आप को सती कर लिया था, अपने आप को जला लिया था इस वजह से कि दुश्मन सेना ने उनके हस्बैंड को मार दिया था। तो उनको इस बात का डर था कि अब दुश्मन सेना का जो राजा है वो आएगा और उनके ऊपर उनके साथ बदतमीजी या दुर्व्यवहार कर सकता है, जिस वजह से उन्होंने खुद को जला लिया था। बाद में फिर इस चीज को आगे बढ़ाया गया और फिर आम आदमियों ने भी ये करना शुरू कर दिया, लेकिन आम आदमियों में भी फिर फोर्स्ड सती होने लगी, यानी जबरदस्ती औरतों को जलाया जाने लगा। आर्यन का कहना है सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन अगेन बिकॉज दैट टाइम योर वॉइस वाज नॉट कमिंग। आर्यन आपका सवाल ये था, आपका सवाल कहाँ चला गया? आर्यन का सवाल था कि सर वाइफ डाइड फर्स्ट और हस्बैंड हैज टू डू समथिंग और नॉट। नो आर्यन, हस्बैंड अगर हस्बैंड की डेथ होती थी तो वाइफ को जला दिया जाता था, लेकिन वाइफ की अगर डेथ होती थी तो हस्बैंड को नहीं जलाया जाता था, बल्कि हस्बैंड को परमिशन थी कि वो दोबारा से शादी कर सकता है। ओके, आर्यन के बाद काब का क्वेश्चन है। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अब आते हैं श्रेया का क्वेश्चन। श्रेया कह रही है सर, डिड द ब्रिटिशर्स चूज इंडिया बिकॉज वी वर डिवाइडेड एज वेल एज अ रिच कंट्री? कहीं ना कहीं हाँ, ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली रूल करने के लिए इंडिया को नहीं अपनाया था श्रेया, बल्कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पहली बार सूरत पे आए, सूरत जगह पे उतरने के बाद उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली कि सर हम एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं और यहाँ पे हम स्पाइसेस जो हैं, यहाँ के मसाले बहुत ज्यादा मशहूर हैं, तो यहाँ के मसाले एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम बाहर। हमें एक तो आप फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दीजिए, दूसरा ये कि हम बिल्कुल नए हैं तो आप हमें टैक्स में थोड़ी सी छूट दे दीजिए, ताकि हम जब एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि हम आपको अच्छा टैक्स पे करें तो हम जरूर कर पाएंगे, लेकिन अभी हमें इजाजत दे दीजिए कि हम टैक्स पे ना करें या कम टैक्स पे करें। तो जहांगीर ने परमिशन दे दी थी, जहांगीर ने कहा था ठीक है आप कर लीजिए। अब उसके बाद उन्होंने हल्के हल्के 3-4 जगह पे फैक्ट्रीज खोल ली। फिर जब उन्होंने देखा कि इंडिया में फायदा बहुत है तो उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल ली। और फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब बैटल ऑफ प्लासी होती है कि उन्होंने नवाबों को हटाना शुरू कर दिया, अपना रूल स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। और जब एक बार वो अपना रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं तब उनके मन में ऐसा लालच आ जाता है कि रूल करने से तो बहुत फायदा है और पूरे देश के ऊपर कब्जा किया जाता है। तब वो इंडियन सिपाहियों को रिक्रूट करना शुरू करते हैं और फिर वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और हमला करते हैं और अलग अलग टेरिटरीज को अपने कब्जे में लेके आते हैं। और फिर जो था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज लगभग लगभग पूरे देश के ऊपर हो चुका है। सो इंडियंस जो आए थे वो आए थे ट्रेड करने के लिए। फिर उन्होंने देखा कि इंडियंस तो बड़े डिवाइडेड हैं, आपस में ही बटे हुए एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने और बांटा और इसका फायदा इसलिए उठाया क्योंकि इंडिया एक रिच कंट्री था। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैसूर के और हैदराबाद के और बंगाल के नवाब तो दुनिया के रिचेस्ट किंग्स में से एक माने जाते थे। तो इस वजह से इन लोगों के ऊपर हमला किया, ये देखा कि ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से इनको आराम से इनको हराया जा सकता है, तब इनको हरा करके देश के ऊपर कब्जा कर लिया। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही थी क्लास। हमारी मुलाकात अब वेंसडे थर्सडे को होगी। हम आगे की बातचीत करेंगे कि सिपाहियों ने कैसे आवाज उठाई और कैसे अलग अलग रीजन के लोगों ने ज्वाइन किया उस रिवोल्ट को और उसका क्या असर हुआ। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम और एंड सी यू on Thursday. You can leave the meeting one by one and see you tomorrow. I mean, see you on Thursday. Have a very good time. Bye bye. Bye bye, everyone. Goodbye. Have a very good time.